एलेक्स जैक के साथ उसके घर की पार्टी में जाती है। उसने जैक की माँ का गाउन पहना हुआ है। जब जैक उसका चुंबन लेता है तो लूसीफर उस पर नज़र बनाए रखता है। अलीशा उसे बताती है कि लूसीफर और उसकी शादी होने वाली थी। एलेक्स उसे उसकी यादों के साथ छोड़कर महल की ओर पार्ट के लिए रवाना होती है। अब आगे। आज पार्ट टावर पर हैं, जो एलेक्स का अब सबसे पसंदीदा स्थान है। वह सीढ़ियाँ चढ़ती है और खुद को व्यवस्थित करती है। उसे देर हो गई है, लेकिन उसे पीछे की ओर एक बेंच पर जगह मिल गई। एलिन दूसरी तरफ बैठी है। वह भौहें चढ़ाकर एक बार उसकी ओर देखती है। उसके बगल में लूसीफर है, जो हरे मखमली कपड़े पहने हुए है, जिसमें सुनहरी रंग की सिलाई है। वह अपनी सीट पर आराम से बैठा है, लेकिन उसकी लंबी उंगलियां बेचैनी से लकड़ी की डेस्क पर थिरक रही हैं। उसे देखकर एलेक्स को भी उतनी ही बेचैनी महसूस होती है। वह डैनियल को न देखकर खुश है। यह आशा करना बहुत ज़्यादा है कि वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आज तो वह नहीं है। एक नई प्रशिक्षक, डायना नाम की एक नई शूरवीर, विरासत के नियमों के बारे में बात कर रही है, शायद आने वाले राज्याभिषेक की तैयारी के लिए। राज्याभिषेक जो सत्ता में उसके उदय को चिन्हित करेगा और डेविस के सभी जासूसों को शक्तिशाली बनाएगा। वह उन्हें बताती है कि वह दीमकों के राज्य का हिस्सा है, जो महाराज लूसियन की सत्ता में शामिल नहीं है। डायना कहती है, कुछ निचले राज्यों में राजा या रानी का हत्यारा सिंहासन ले सकता है, और यही कारण है कि महाराज लूसियन की दादी ने जादुई ताज बनवाया, जो केवल उनके वंशज ही पहना सकते हैं। इसे बलपूर्वक हासिल करना मुश्किल होगा। यह कहते हुए वह बुरी तरह से मुस्कुराती है। ऐसा लगता है कि लूसीफर ने यदि उसका पाठ रोकने की कोशिश की तो वह उसे जिंदा खा जाएगी और उसकी हड्डियां तोड़ देगी। जेंट्री बच्चे डायना को असहजता से देखते हैं। अफवाह यह है कि लॉर्ड रीस अपने पसंदीदा राजा को अगला उच्च राजा बनाने की योजना बना रहे हैं, और डायना लॉर्ड रीस की साथी है। वह राज्याभिषेक के समय अपने साथ बड़ा दरबार लाएंगे, जिन्होंने अब तक रोज की सेना को भी रोक रखा था। लॉर्ड रीस का आयरोसा में शामिल होना एक व्यापक मास्टर स्ट्रोक समझा जाएगा। एक बच्चा सवाल पूछता है, क्या होगा अगर और कोई दूसरा वंशज नहीं होगा? डायना की मुस्कान सौम्य है। वह कहती है, यदि 2 से कम वंशज होते हैं तो उससे मुकुट की शक्ति नष्ट हो जाएगी और आयरोसा के सभी सदस्य और उस ताज के प्रति अपनी शपथ से मुक्त हो जाएंगे। और फिर कौन जानता है कि क्या हो? क्या पता कोई नया राजा उभर कर आए, या फिर तुम हमारे राज्य में सम्मिलित हो जाओ। एलेक्स सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाती है। डायना उसकी ओर देखकर सर हिलाती है। एलेक्स पूछती है, क्या हो अगर कोई ताज को छीनने की कोशिश करे? तभी लूसीफर उसे देखता है। वह भी बदले में उसे ढूंढना चाहती है, लेकिन वह उस पल को नहीं भूल पाती है जब वह उन लड़कियों के साथ ज़मीन पर फैला हुआ था। डायना कहती है, दिलचस्प सवाल है। फिर वह कहती है, यदि 2 लोग हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ताज को श्राप दिया गया है, जिसके कारण यदि हत्या करके ताज छीना जाए तो हत्या का जिम्मेदार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पाठ के बाद एलेक्स सावधानी से सीढ़ियाँ उतरती है और डैनियल को चाकू मारकर भागने का समय उसे याद आता है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसे एक पल के लिए चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह पल बीत जाता है। जब वह बाहर पहुंचती है तो एलिन उसे पीछे से जोर से पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें पता है, घर में तारा के अलावा किसी को नहीं पता कि तुम कल रात घर पर नहीं थी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कहाँ पर थी। वह कहती है, जैक के घर पार्टी थी, इसलिए मैं वहाँ रुक गई, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब, हमने चुंबन के अलावा कुछ नहीं किया, बस इतना ही। एलिन कहती है, मुझे क्या पता तुम झूठ बोल रही हो या सच। एलेक्स ने अपनी सांस छोड़ी, शायद थोड़ा नाटकीय ढंग से। वह बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं वह नहीं हूँ जो मुझे प्रेम करने वाले व्यक्ति की पहचान छुपा रही हूँ, बल्कि तुम ऐसा कर रही हो। एलिन भौहें सिकोड़ती है और कहती है, मैं बस यही सोचती हूँ कि किसी के कमरे में किसी के बिस्तर पर सोना चुंबन से कहीं अधिक है। यह सोचकर उसके गाल गर्म हो गए कि उसे कैसा महसूस हुआ था जब उसका शरीर उसके बगल में फैला हुआ था। अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए वह उसके बारे में अटकलें लगाना शुरू कर देती है और कहती है, शायद वह प्रिंस ब्रायन है। क्या तुम प्रिंस ब्रायन से शादी करने जा रही हो, या शायद कोई प्रशिक्षक है? उसने उसकी बाँह पर थप्पड़ मारा, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से। वह कहती है, अनुमान लगाना बंद करो, तुम जानती हो कि मुझे बताने की अनुमति नहीं है। एलेक्स कहती है, आउच, और वह एक सफ़ेद फूल उठाती है और उसे अपने कान के पीछे लगा लेती है। एलिन पूछती है, तो तुम्हें वह पसंद है? तो क्या सचमुच वह भी तुम्हें पसंद करता है? एलेक्स पूछती है, जैक? एलिन उसकी ओर देखती है
और एलेक्स को आश्चर्य होता है कि एक रात घर न आने के कारण उसे उसकी कितनी चिंता है। फिर वह कहती है, बेशक, क्योंकि ब्रायन मुझे कम अच्छा लगता है। इस पर एलीन अपनी आंखें घुमाती है। जब वे घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि रोज किसी काम से देर तक बाहर रहेगा। एलेक्स के पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए वह एलीन के कमरे में जाती है। हालांकि उसने उसे कुछ मिनट पहले ही ऊपर जाते देखा था, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। इसके बजाय उसकी पोशाक बिस्तर पर है और उसकी अलमारी खुली हुई है। कुछ गाउन तितर बितर हुए अलमारी में लटके हुए हैं, जैसे कि उसने मनचाही पोशाक ढूंढी हो। एलेक्स सोचती है कि क्या वह अपने प्रेमी से मिलने गई है। वह कमरे के चारों ओर घूमती है, इसे एक जासूस के रूप में देखने की कोशिश करती है, जो रहस्यों के संकेतों के लिए सतर्क है। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसके ड्रेसिंग टेबल पर गुलाब की कुछ मुरझाई पंखुड़ियाँ पड़ी थीं। एलेक्स अपने कमरे में जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है और पिछली रात की यादों को याद करती है। वह चाकू को निकालने और अंततः उसे साफ करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालती है। उसने अपना चाकू निकाला। जब वह इसे बाहर लाती है तो उसके साथ उसका सुनहरा बलूत का फल भी होता है। पहले तो वह केवल यही मानती है कि यह एक सुंदर वस्तु है। फिर वह इसके ऊपर खिंची छोटी रेखाओं पर ध्यान देती है, रेखाएं जो चलती भागों को इंगित करती प्रतीत होती हैं, मानो यह कोई पहेली हो। हालांकि वह चाकू से इसे खोलने की कोशिश करती है, फिर भी वह ऊपर से कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। वह हार मानने वाली ही होती है और इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर डालने वाली होती है कि तभी उसे बिल्कुल नीचे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, जो इतना छोटा होता है कि लगभग अदृश्य हो जाता है। वह चाकू की नोक से उस छेद को घुमाने की कोशिश करती है जब तक कि उसे एक क्लिक महसूस न हो जाए और वह खुल न जाए। एक यंत्रीकृत चमकती चिड़िया केंद्र से निकलती है। इसकी चोंच हिलती है और यह छोटी सी कर्कश आवाज़ में बोलती है, मेरे सबसे प्यारे दोस्त, यह मेरे अंतिम शब्द हैं। मेरे पास संदेश भेजने के लिए केवल 3 सुनहरी पक्षी हैं, केवल 3 ही अवसर हैं। मैं बहुत दूर हूँ। किसी भी दवा के लिए बहुत देर हो चुकी है और इसलिए यदि तुम यह सुनते हो तो मैं तुम पर अपने रहस्यों और अपने दिल की आखिरी इच्छा का बोझ छोड़ती हूँ। इसकी रक्षा करो, इसे महल के खतरों से दूर ले जाओ, इसे सुरक्षित रखो और मेरे साथ जो हुआ उसका सच इसे कभी ना बताओ। तारा अपने साथ चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है और यह देखने की कोशिश करती है कि एलेक्स क्या कर रही है, लेकिन एलेक्स अपना हाथ बलूत के फल पर रख देती है। जब वह बाहर चली जाती है तो वह अपने लिए एक कप चाय डालती है। वह जैक की माँ के बारे में सोचती है। ऐसा लगता है कि यह एक संदेश है जो उनके सबसे प्रिय मित्र को भेजा जाने वाला था। वह संदेश को अपने अंतिम शब्द कहती है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि वह मरने वाली थी। शायद बलूत का फल जैक के पिता को भेजा जाना था, इस उम्मीद में कि जैक अपना शेष जीवन साजिशों में फंसने के बजाय उनके साथ जंगली स्थानों की खोज में बिताए। लेकिन क्योंकि जैक अभी भी यहीं है, ऐसा लगता है जैसे तीनों बलूत के फल में से कोई भी उन्हें नहीं मिला। एलेक्स को उसे जैक को दे देना चाहिए, उसे खुद तय करने देना चाहिए कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन एलेक्स बस ब्रायन की मेज़ पर मौजूद पत्र के बारे में सोचती है। वह पत्र जो ब्रायन को जैक की मां की हत्या में फंसाता हुआ प्रतीत होता है। वह सोचती है कि क्या जैक को सब कुछ बता देना चाहिए। वह उस पत्र के बारे में सोचती है। आप जिस खूनी मशरूम के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसकी उत्पत्ति जानती हूँ, लेकिन आप इसके साथ क्या करते हैं इसका संबंध मुझसे नहीं होना चाहिए। वह शब्दों को अपने मन में महसूस करती है। उस वाक्य में कुछ अजीब है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे यह सही ढंग से याद है, वह इसे कागज़ के टुकड़े पर फिर से कॉपी करती है। जब उसने पहली बार इसे पढ़ा तो नोट ऐसा प्रतीत हुआ कि रानी लिलियन ने ब्रायन के कहने पर एक घातक जहर ढूंढ लिया था। लेकिन खूनी मशरूम दुर्लभ होते हुए भी इस द्वीप पर भी जंगली रूप से उगते हैं, क्योंकि एलेक्स ने भी जंगलों से खूनी मशरूम को चुना था। क्या होगा अगर रानी लिलियन के पत्र का मतलब यह नहीं था कि उसे खूनी मशरूम मिला था और वह उन्हें ब्रायन को देने जा रही थी? क्या होगा अगर अलीशा की मां का शाब्दिक अर्थ केवल यह था कि वह जानती है कि विशेष खूनी मशरूम कहां से आए थे? आखिरकार वह कहती है, आप इसके साथ क्या करते हैं, ना कि आप उनके साथ क्या करते हैं। शायद वह प्रिंस ब्रायन को सावधान कर रही है कि वह जानकारी के साथ क्या करने जा रहा है, वास्तविक मशरूम के साथ नहीं। इसका मतलब है कि वह डेविस को जहर नहीं देगा। इसका मतलब यह भी है कि ब्रायन ने खुलासा किया होगा कि जैक की मां की मौत का जिम्मेदार कौन था।
अगर उसे पता चला हो कि खूनी मशरूम किसके पास था जिसने उसे मार डाला, उत्तर वही हो सकता था, अन्य कागजों के बीच, जिससे उसने अपनी उत्सुकता में नज़रअंदाज कर दिया था। उसे वापस जाना है, ब्रायन के घर, उस टावर पर वापस जाना है। आज राज्याभिषेक से पहले, जो कि अब और भी करीब है, क्योंकि शायद ब्रायन डेविस को मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा और छाया कि न्याला के पास गलत सुझाव है, या यदि उनके पास सही विचार है तो वह खूनी मशरूम के साथ ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। चाय पीते हुए उसे अपनी अलमारी के पीछे नौकर की एक पोशाक दिखाई दी। वह अपने बालों को खोलती है और उन्हें उस खुरदरी चोटी के आकार में व्यवस्थित करती है जो ब्रायन के घर की लड़कियां बनाती हैं। उसने अपना चाकू अपनी जांघों पर टिकाया और नमक निकालकर अपनी जेब में रख लिया और दरवाजे से बाहर निकलती है। उसकी हथेलियों से पसीना आने लगता है। हिस्टोरिकल हाउस में अपने पहले के प्रयास के बाद से उसने बहुत कुछ सीख लिया है, जो उसे उन जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पर्याप्त है जो वह उठाने जा रही है। लूसीफर के साथ उसने जो देखा था, उसे देखते हुए उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि अगर ब्रायन ने उसे पकड़ लिया तो वह जो उसके साथ करेगा उसे सहन कर पाएगी। गहरी सांस लेते हुए वह खुद को याद दिलाती है कि पकड़े नहीं जाना है। फ्रॉग का कहना है कि एक जासूस का असली काम यही है, जानकारी हासिल करना और पकड़े नहीं जाना। हॉल में रिया बैठी हुई है। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। एलेक्स को अपने लबादे को अपने चारों ओर अधिक कसकर खींचने की इच्छा का विरोध करना होगा। रिया ने कच्चे शहतूत के रंग का गाउन पहना हुआ है। उसने कानों में बहुत ही सुंदर टॉप्स पहने हुए हैं। एलेक्स को उनसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। अगर उसने इन्हें पहना तो वह उसके कानों की मानवीय गोलाई को छिपा देंगे। रिया अपना मुंह चढ़ाते हुए कहती है, तुम कल रात बहुत देर से घर आईं। तुमने रात का खाना नहीं खाया और तुम्हारे पिता उम्मीद कर रहे थे कि तुम उनके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करोगी। एलेक्स कहती है, मैं आज करूँगी। फिर वह तुरंत अपनी घोषणा पर पछताती है, क्योंकि वह शायद आज रात खाने के लिए भी वापस नहीं आने वाली है। वह फिर से कहती है, मैं कल करूँगी। रिया उसकी ओर टकटकी लगाए हुए कहती है, एहसान फरामोश प्राणी, तुम षड्यंत्र रच रही हो। एलेक्स उसके संदेह से बहुत थक गई है। वह कहती है, आप हमेशा यही सोचती हो। बस एक बार आप सही थीं। और उसे इस बात की चिंता में छोड़ते हुए कि इसका क्या मतलब हो सकता है, वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बाहर चली जाती है। इस बार उसके रास्ते में कोई नहीं है। उसे इस बात पर पुनर्विचार कराने के लिए कोई नहीं है कि वह क्या करने जा रही है। वह इस बार अधिक सावधान है। जैसे ही वह जंगल से गुजरती है, उसे एक उल्लू अपने सिर के ऊपर चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। वह अपना चेहरा ढकने के लिए अपनी टोपी को खींचती है। हिस्टोरिकल हाउस में उसने लकड़ी का ढेर लेकर रसोई के माध्यम से प्रवेश किया, जहां रात का खाना तैयार किया जा रहा है। वह एक कैबिनेट खोलती है और एक दर्जन मोमबत्तियाँ उसका स्वागत करती हैं। वह 9 मोमबत्तियाँ निकालती है और यथासंभव चलने की कोशिश करते हुए गार्ड के आगे से गुजरती है।